हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए न्यू सीरीज के जीके और साइंस के प्रश्न। तो साथ ही आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से एक नई क्लास की शुरुआत होने जा रही है, जो इस बार पहली बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए होने वाली है, खासकर जो बच्चे इस बार ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भर दिए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जीके और साइंस के जो इस बार टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिल सकता है, किस लेवल के सवाल देखने को मिल सकता है। तो उनके लिए सीरीज होने जा रहा है। यदि आप दोस्त रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। आप चाहे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करें, तो जितने भी इससे पहले रेलवे एग्जाम हुए हैं, तो जितने भी बार बार सवाल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जिस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आज से इस सीरीज में हम लोग दोस्त डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज पहला क्लास होने वाला है। तो इससे पहले जब हमने रेलवे ग्रुप डी 2025 की क्लास स्टार्ट किया था, तो 23 जनवरी को किया था, जो कि 11:30 AM पे ही किया था। उस दिन से ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था। तो आज दोस्त 8 मार्च हो चुका है, तो लगभग 1.5 महीने समाप्त हो चुके हैं। तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से करने की तैयारी जो है करने की समय आ चुकी है, क्योंकि आरपीएफ के एग्ज़ाम चल रहे हैं। एनटीपीसी का भी लगभग एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है, जो कि अप्रैल के लास्ट सप्ताह में हो सकता है। फिर दोस्त बारी आएगी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की। तो यहाँ से अब एक बार फिर से आप लोग तैयारी को जोड़ देते हैं, उस लेवल पहुँचते हैं कि जीके साइंस के कहीं से क्वेश्चन आ जाए, हमें पूरा करना ही करना है। ओके दोस्त, रीजनिंग मैथ तो बिल्कुल जैसे पिछले वर्ष में आते हैं ना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्योंकि भाई आरपीएफ से पता चल चुका है कि आप देखे होंगे आरपीएफ का एग्जाम 2019 में हुआ था, बिल्कुल सेम उसी के पैटर्न पे इस बार भी सवाल देखने को मिल रहा है। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेली का डेली टारगेट आपको केवल 25 क्वेश्चन करना है, सही 25 क्वेश्चन करना है। लेकिन वो 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपको माइंड में बैठेगा और वो कभी भूलेंगे नहीं। आप याद रखिएगा, 50 क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन 50 में से केवल 25 ही क्वेश्चन आपको सही करना है। तो ध्यान देंगे। तो नोट यहाँ पे देखिए, रेलवे परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आज से इस सीरीज में शुरू होने जा रही है। ओके, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। ओके, डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, एक शाम को 6 PM पे और एक शाम को 7 PM पे चलेगी। जो साथ ही शाम को 6 PM पे क्लास चलती है वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड रहता है। कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका जो भी अपडेट रहता है, तो शाम को 6 PM पे हम आपको देते हैं। तो नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो पल पल की अपडेट आपके पास सबसे पहले चली जाएगी। ओके दोस्त, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने क्लास किया, एक भी दोस्त हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन दोस्त आज से जो क्लास चलेगी उसका पीडीएफ आपको डेली का डेली आप इस टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगी। ओके, तो इससे आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, यहाँ से तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो सभी बताएंगे दोस्त, पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है। तो अनुच्छेद 44 में है। तो पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 219 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी ये किससे बनी थी। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह राजधानी ये किससे बनी थी। बलुआ पत्थर से, अभ्रक से, लोहा या संगमरमर से। बताइए दोस्त, तो किससे बनी थी सारनाथ सिंह राजधानी। तो बलुआ पत्थर से बनी थी। ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 90 मिनट का समय रहेगा और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। यदि आप 3 गलत करते हैं तो एक जो सही किए रहेंगे उनमें से एक कटा चला जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, तो इस पर आपको फोकस करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एटलस पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत श्रृंखला ये किस महाद्वीप में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ममलूक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? ममलूक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? तो कौन था? तो रजिया सुल्तान थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा? तो किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत सीखा था? तो तानसेन ने सीखा था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण यानी लार्वा के बाद इसको क्या कहा जाता है? तितली के जीवन चक्र में जो तीसरा चरण आता है यानी लार्वा के बाद उसको क्या बोला जाता है? कैटरपिलर, अंडा, प्यूपा या निम्फ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये साइंस का है तो याद रखिएगा, प्यूपा बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डैश किसके द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था? तो बताइए दोस्त, किसके द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा था। डी ऑप्शन क्या होगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो लास्ट में आप बताएंगे कि आप सभी का 50 प्रश्न में से कितना स्कोर रहा। ओके दोस्त, क्योंकि आप सभी का हर एक कमेंट यहाँ पे शो होता है, दिखता है और रिप्लाई भी होता है कि आपका स्कोर कैसा होना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए। इससे आपके इम्प्रूव आएगा तो आपकी तैयारी भी और भी मन लगेगी। तो यहाँ से दोस्त आप 45 में से 45 बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। यदि आप हमसे साथ ही 3 महीने जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन करा देंगे जो रेलवे एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बस साथी डेली आप सुबह 8 बजे 11:30 AM पे, शाम को 7 PM पे जो क्लास हम देंगे उसको जरूर देखिएगा। कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पैंगोंग सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया गया जल निकाय है? तो पैंगोंग सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया गया जल निकाय है? तो भारत और चीन द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव त्रिशूर शहर को वडक्कूनथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव, तो सवाल आपसे पूछता है कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसके शहर में वडक्कूनाथन मंदिर में जो कि साथ ही हर साल आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट का एक अभिन्न घटक नहीं है? तो MS ऑफिस 365 स्वीट का एक अभिन्न घटक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो MS पेंट नहीं है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो MS ऑफिस 365 स्वीट है ना, इसमें जैसे कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, एक नोट होता है, ये सभी क्या होते हैं भाई? MS ऑफिस 365 के पार्ट होते हैं। लेकिन MS जो पेंट है ना, ये नहीं आता इसके अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र और बुध के हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो शुक्र और बुध के मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में इन ग्रहों के भाई एक भी चंद्रमा नहीं है, शुक्र और बुध के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित युग्मों में से झीलों और जिन राज्यों में वे स्थित हैं उनमें से कौन सा एक गलत सुमेलित है? यानी दोस्त झील दिया है और उनका राज्य दिया है, तो बताइए कि ऐसा कौन सा झील है कि जो उस राज्य से बिलोंग नहीं करता है, वही आपको बताना जो कि गलत है। बताइए। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है। कोलेरू झील दोस्त यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं होता, ये आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पे स्थित है? कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा दोस्त। लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल ठीक है। सुल्तानपुर झील हरियाणा में। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलेरू झील महाराष्ट्र में न होकर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 1940 के दशक में तैयार की गई निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर तैयार की गई थी?
तो 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर तैयार की गई थी? तो याद रखिए कृष्णाचारी रिपोर्ट तैयार की गई थी। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। दासबोध मुख्य रूप से किसके लेखन और उपदेशों का संकलन है? दासबोध मुख्य रूप से किसके लेखन और उपदेशों का एक संकलन है? तो ये समर्थ रामदास की है। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे दोस्त। ओके, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? भाई ऐसी कौन सी नदी है जो कि सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? तो वो कौन सी नदी है? तो तीस्ता नदी है। ऑप्शन ए कहा जाएगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को किस रूप में जाना जाता है? एक मुद्रा के दूसरी मुद्रा के संदर्भ में कीमत को किस रूप में जाना जाता है? तो विदेशी विनिमय दर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं जो कि इनको 2001 में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो साथ ही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं जो कि 2001 में इनको प्रतिष्ठित पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो वो कौन से वादक थे? तो वायलिन वादक थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए 2001 में इन्हें प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली इनमें से कौन नहीं है? सत्रिया है, मोहिनीअट्टम है, भरतनाट्यम है, कथकली। तो इनमें से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन नहीं है? तो सत्रिया नहीं है। सत्रिया एक प्रकार का नाटक प्रदर्शन कला होता है। क्या दोस्त? नाटक प्रदर्शन कला होता है। आप ध्यान देंगे आप लोग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो इनमें से कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21। मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? मानव तस्करी का निषेध भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो अनुच्छेद 23 में रखा गया है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक निरपेक्ष है? भारत की 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक था? ये तो काफ़ी इजी सवाल है। तो भाई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रहने वालों की संख्या थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक संकेंद्रित है? ओजोन वायुमंडल की किस परत में सबसे अधिक संकेंद्रित है? तो साथ ही याद रखिए समताप मंडल में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संतुलन राष्ट्रीय आय तब होती है जब कुल आपूर्ति क्या होती है? किसके बराबर होती है? संतुलन राष्ट्रीय आय तब होती है जब कुल आपूर्ति दोस्त कुल मांग के बराबर होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में इनमें से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? तो इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे स्पेसिंग है, इंडेंटेशन है, पेजिनेशन है, लेकिन इफेक्ट नहीं है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16।
हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी बनाया गया है। ऑप्शन ए क्या है दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाषा में नकारात्मक दशक यानी 2001 से लेकर 2011 विकास दर इसके बोलने वाले थे? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भाषा में नकारात्मक दशक 2001 से लेकर 2011 विकास दर इसके बोलने वाले थे? तो साथ ही याद रखिएगा उर्दू थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वास्को डी गामा 1498 कहाँ पर आया? बताइए, वास्को डी गामा 1498 भारत में आया था तो कहाँ पर आया था? कोचिन, कालीकट, गोवा या सूरत में? तो याद रखिए कालीकट में आया था। बी ऑप्शन क्या होगा दोस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है? जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। मानव रक्त का तरल भाग जिसे साथ ही मतलब कि क्या कहा जाता है, जो कि जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो जो साथी मानव रक्त का तरल भाग है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो उत्कृष्ट गैस, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। जैसे हे का मतलब हीलियम, नानी का मतलब नियोन, आराम कर मतलब ऑर्गन, जिनॉन आपका हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, और रेडॉन एक और होता है दोस्त, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो देखिए इसमें से एच ही है हीलियम। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके जन्म दिन से पहले मृत्यु है। तो भाई शिशु मृत्यु दर एक शिशु की उसके किस जन्मदिन से पहले मृत्यु है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, पहले जन्मदिन से पहले मृत्यु है, याद रखिएगा दोस्त। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह एक हिस्सा है तो किसका एक हिस्सा है? गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह एक हिस्सा है तो किसका है? तो बीजापुर का है। डी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को निम्नलिखित में से एक रूप में सौंपा गया है। बताइए किसमें किया गया ऐसा? भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को किसके एक रूप में सौंपा गया है? तो साथ ही ये सौंपा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जिससे आप लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं? तो दोस्त ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पार्ट 4 में है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो साथ ही इस समय आरपीएफ का एग्जाम चले, जो कि भाई हर शिफ्ट में 1857 की क्रांति संबंधी जरूर सवाल पूछ ही रहा है। तो जितने लोगों का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में बाकी है, तो वो जनगणना, 1857 की क्रांति, पॉलिटी की, ये 3 टॉपिक पढ़िए, कम से कम आपको 6 से 7 सवाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भाई अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपसे सवाल पूछता है कि भाई लखनऊ में जो 1857 की विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ऐसे भी पूछता सवाल कि बेगम हजरत महल ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ का किया था। तो अवध ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों को हितों का जो संरक्षण है ये साथी अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का ये किस अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। 272, 268, 231 ईसा पूर्व के दौरान किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे? बताइए। 272, 268 से 231 ईसा पूर्व के दौरान किस मौर्य सम्राट ने अपने शिलालेख चट्टानों और खंभों पर खुदवाए थे? तो साथ ही याद रखिएगा अशोक ने। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। करों को या व्यय को सरकारी घाटे को कम किया जा सकता है, तो कैसे भाई? बढ़ाकर या घटाकर? बताइए। करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर सरकारी घाटों को कम किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? तो भाई याद रखिए, करों को सबसे पहले जो कर है उसको बढ़ा दीजिए और व्यय को घटा दीजिए, तो सरकारी घाटे क्या हो जाएगी? कम किया जा सकता है। तो करों को भाई बढ़ाकर और व्यय को घटाकर सरकारी घाटे जो ना इसको कम किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिए थे, तो वो किस नाम से जाना जाने लगा दोस्त? तो याद रखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उगादी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से बी वर्तनिकी का जनक कौन है? तो बी वर्तनिकी का जनक कौन है इनमें से? तो अल्फ्रेड वेगनर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में ये कहाँ में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया? कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो साथ ही आप लोग इस सेशन को अब अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे साथी, क्योंकि इससे आपकी भी तैयारी चलेगी। और जो भाई ग्रुप डी 2025 के एस्पिरेंट है, जो पहली बार वो तैयारी करें, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सेशन उनके लिए होने वाला दोस्त। तो समझ सकते हैं ये सेशन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। तो ध्यान से दोस्त आप लोग बस इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। डेली कम समय में अधिक क्वेश्चन को हम लोग प्रयास करने वाले हैं इस सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो कौन सी नदी घाटी विश्व में सबसे अधिक आबादी वाली है? तो गंगा नदी है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच सीमा माना जाता है? तो किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो मेरे दोस्त यूराल को माना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अनूठी विशेषता है? तो फुमदी एक तैरता हुआ द्वीप ये किस झील की एक अनूठी विशेषता है? तो लोकटक झील का है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्यों को उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा करता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, ओडोमीटर, टेट्रामीटर या बैरोमीटर का? तो सर जी बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 53 है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई है? तो भाई ये करंट अफेयर के सवाल है। तो कौन सी ऐसी सरकार है जो कि 100% पेपरलेस यानी कागज रहित दुनिया की पहली सरकार बन गई है? मॉस्को, बर्लिन, न्यूयॉर्क या दुबई? तो दोस्त याद रखिए दुबई सरकार बन चुकी है, बिल्कुल वहाँ पे कागज ही नहीं रहती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सभी साथी बताएंगे। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो साथ ही 1975 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आज के इस टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप बताइए कि आप सभी का 1/3 नेगेटिव मार्किंग से कितना स्कोर रहा आज की सेशन से? तो एक बार बस अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्त, कैसा ये सेशन रहा? क्या ये डेली हमें क्लास अब रखनी चाहिए जब तक कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का डेट ना आ जाए? कब आपका एग्ज़ाम हो बताइए दोस्त, एक बार अपना फीडबैक जरूर देंगे तो इससे आपके लिए डेली क्लास आती है, टाइमिंग टू टाइमिंग हम प्रोवाइड करेंगे। शाम वाली क्लास थोड़ा सा रीजनिंग का जो होता है ना वो उसमें टाइम लग जाता है तो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन क्लास तो डेली मिलता ही मिलता है। तो नोटिफिकेशन आप ऑन किए रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए बोलते हैं दोस्त नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। इसका PDF जस्ट क्लास समाप्त होगा तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर एक बार अपने से प्रैक्टिस लगाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।